Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students and viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy, Rawalpindi. Dear viewers, honorable students, हमने आज आपके लिए जो साइंस सब्जेक्ट में जो फिज़िक्स है उसकी एक स्पेसिफिक वीडियो तैयार की है जिसमें इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आपको बहुत नादिर मालूमात दी जाएंगी और ये वीडियो स्पेशली हमने तैयार की है फिज़िक्स टेस्ट 1 के नाम से जिसका ताल्लुक है एरो ट्रेड्स, एयर वुमेन, एरोस्पोर्ट्स या आईएसएसबी में जो लोग अपीयर हो रहे हैं और मुख्तलिफ टेस्ट देते हैं जब वो उनके एकेडमिक टेस्ट होते हैं तो उसमें उनको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। हमने उन सवालात का इंतखाब किया है जो कि पिछले 5-7 सालों में रिपीटेडली आ रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह इस साल जितने भी होने वाले आपके सिलेक्शन के इम्तहानात हैं उनमें भी ये मैक्सिमम सवालात लाजमी आएंगे। तो लिहाजा इस वीडियो को ज़रूर देखें और इन तमाम सवालात को अच्छे तरीके से याद कर लें। आपने वैसे भी माशाल्लाह 2 साल का कोर्स 9th और 10th का पढ़ा हुआ है और आप वेल क्वालिफाइड हैं माशाल्लाह। एक फ़र्स्ट डिवीज़न हासिल करने के बाद आपने अप्लाई किया है पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए एरोस्पोर्ट ज्वाइन करने के लिए, या आप अगर एयर वुमेन हैं तो आपने भी माशाल्लाह मोर देन 60% नंबर आपने लिए मैट्रिकुलेशन में और तमाम क्राइटेरियाज को पूरा करते हुए आपने पाकिस्तान एयरफोर्स में अपने आप को रजिस्टर करवाया ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और फिर उसी वेबसाइट ने आपको बाकायदा से एक डेट, टाइम और प्लेस दी है जहाँ पे आप अपने टेस्ट देंगे। तो लिहाजा अभी आपके पास माशाल्लाह काफ़ी सारा टाइम है और आप समझते हैं कि आपके पास काफ़ी टाइम नहीं भी है। कुछ ऐसे जो हमारे अज़ीज़ तलबा व तालिबात हैं जिनको अर्ली डेट्स मिल गई हैं एग्ज़ामिनेशन की, तो ये वीडियोज़ उनके लिए बहुत नादिर हैं। इनको ज़रूर देखें, लाज़मी देखें और आप अपने इल्म में इज़ाफ़ा करते हुए उन एक्यूरेट क्वेश्चंस को स्टडी कर लें जो कि आपको पेपर में हेल्प आउट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की ये जो वीडियो है हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे चंद लम्हात के बाद और इसके बाद स्लाइड नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम स्टार्ट करते हैं जिसमें इंशाल्लाह ताला वल अज़ीज़ आप हमारी जो फैकल्टी है शाहीन लीडर्स एकेडमी की जो साइंस की फैकल्टी है उन्होंने इंतहाई अपने जो माहिराना अंदाज़ है उसमें चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करेंगे और 1 बाय 1 क्वेश्चंस को न सिर्फ आपको उनके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, रिप्लाईज़ हैं वो देंगे, बल्कि उनके अंदर आने वाले जो इर्रेलेवेंट रिप्लाईज़ हैं उनको भी डिफ़ाइन करेंगे ताकि आपके नॉलेज में ज़रूर इज़ाफ़ा हो। वो सिर्फ ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे बल्कि उसका जो बैकग्राउंड है और उसकी जो डिटेल है वो भी आपके सामने बयान की जाएगी ताकि आप आसानी से उनको कर लें और इस तरीके से आप अपना लेसन मुकम्मल कर लें। नाउ वी शैल प्रोसीड टू द फर्स्ट क्वेश्चंस ऑफ today's physics test. So most welcome for the certain debriefings and the lectures over the today's video. So class, let's move toward our question number 1, and the question number 1 is choose the correct options. Unit of intensity of light is, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इसकी यूनिट क्या है। बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जब हम देखें ना तो ये हमारे पास एक बेस यूनिट है। सो आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया, उसके अलावा डेंसिटी होगी, मैस हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ऐसी जो आपकी टर्म्स हैं जो आपके कोर्स में यूज़ हो रही हैं, इंटेंसिटी और ऐसी जो जितनी भी तमाम डेफिनेशन जो आपके कोर्स में यूज़ हो रही हैं उन डेफिनेशंस की आपको यूनिट पता होनी चाहिए। पहले इन्होंने हमसे पूछा है यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की यूनिट हम चेक करते हैं अपने ऑप्शन की तरफ जाके। पहला ऑप्शन है हमारे पास कैंडेला। कैंडेला चल 2 मिनट हम इसे सपोज करते हैं कोई नई यूनिट है। साउंड, साउंड कोई चीज़ नहीं है, साउंड किसी चीज़ यूनिट नहीं है, किसी भी चीज़ यूनिट आज तक दुनिया में साउंड नहीं है और ना ही कभी होगी। मीटर, हाँ मीटर यूनिट है लेंथ की, ये बात ठीक है, लेकिन लेंथ एक चीज़ है, हम कहते हैं जी इसकी लेंथ 3 मीटर है, 4 मीटर है। मीटर जो है ये लेंथ की यूनिट है और साउंड कोई यूनिट नहीं है। सो यूनिट सिर्फ एक आपके पास यहाँ पर कैंडेला है जो आपके पास यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी है। सो इन चारों ऑप्शन में से आपके पास ऑप्शन नंबर है दैट इज कैंडेला, ये आपके पास करेक्ट है। अभी हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। उसमें लिखा है स्केलर क्वांटिटीज हैज़ ओनली। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा कि स्केलर क्वांटिटीज में क्या चीज़ होती है सिर्फ। अब आपको इस क्वेश्चन के लिए ये तो पता होना चाहिए कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। तो आप नोट कर लें, स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है
और वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमारे साथ मैग्नीट्यूड के साथ कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी हमें बताई जाती है। स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन भी यही है, अ क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी की ये डेफिनेशन है, अ वेक्टर विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। अब आप अपनी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से रीड करें तो आपके पास उन्होंने लिखा हुआ है कि स्केलर क्वांटिटीज हैज़ ओनली। स्केलर क्वांटिटीज़ का क्या होता है? हम अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सॉलिड। सॉलिड तो कुछ चीज़ भी नहीं है। एंड बी ऑप्शन है हमारे पास मैग्नीट्यूड। अभी मैंने आपको बताया है कि स्केलर की डेफिनेशन भी यही है, अ क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। तो हमारा ऑप्शन है, तो हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी और डी की तरफ भी जाते हैं। साउंड मैंने आपको बताया है कि साउंड और वेट तो ये दो और ही कोई ना कोई क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज मैग्नीट्यूड इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। Next, move toward our question number 3. Question number 3 is the branch of physics in which we study causes of motion. अभी आप देखेंगे अपने नाइन्थ की बुक में, आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, उसका फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आपके पास ये तमाम डेफिनेशन लिखी हुई हैं। एटलीस्ट 9 to 10 डेफिनेशंस हैं, वो आपको मस्ट आनी चाहिए। इसके अलावा भी स्पेसिफाई नहीं है कि आपके पास चाहिए आएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अलावा भी कोई और डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो वो एटलीस्ट 9 डेफिनेशन है जो मेजर डेफिनेशन हैं, आप उन्हें ट्राई करें और ट्राई योर ऑन बेस्ट कि आप उन डेफिनेशंस को याद कर लें। आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। अब देखें, जिस बच्चे ने याद किया होगा उसके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इन 5 सेकंड उसके पास इस क्वेश्चन हो जाएगा। लिखा हुआ है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी कॉजेज ऑफ मोशन। फिजिक्स की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ मोशन। फिजिक्स की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम मोशन की वजूहात पढ़ते हैं। हम अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। मैकेनिक्स वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम कॉजेज ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं। हीट 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 अलग चीज़ है। अटोमिक और न्यूक्लियर, अटोमिक फिजिक्स भी और चीज़ है, न्यूक्लियर फिजिक्स भी और चीज़ है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज मैकेनिक्स इज द करेक्ट हियर। Next, move toward our question number 4. Question number 4 is, which thing change light energy into electric energy? कौन सी चीज़ है जो आपके पास लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। देखें, आप लोग टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, तो आजकल सोलर सिस्टम हमारे पास आ गया है। वो सोलर सिस्टम हमारे पास क्या करता है, सन से आने वाली जो रेज़ हैं, जो सन लाइट है, उन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। हम अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है पोलोल्यूकोरिक सेल। पोलोल्यूकोरिक सेल को हम सोलर सेल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है सोलर सेल या फोटोकेमिकल सेल। सोलर सेल या फोटोकेमिकल सेल। फोटोकेमिकल सेल, ये दोनों इसके और नाम हैं। बी मॉलिक्यूलर सेल ये और चीज़ है, इलेक्ट्रिकल सेल ये भी और चीज़ है, एंड मैकेनिकल सेल ये भी और चीज़ है। मॉलिक्यूलर सेल, इलेक्ट्रिक सेल और मैकेनिक सेल, ये तीनों सेल हमारे पास लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पोलो लिकोरिक सेल, या जिसका दूसरा नाम हमारे पास सोलर सेल है, या इसका थर्ड नेम है फोटोकेमिकल सेल। ये सेल हमारे पास लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। और इसकी एग्जांपल आप ले लेंगे, जो आजकल हमारे पास सोलर पैनल आ रहे हैं। सोलर पैनल में आपके पास सोलर सेल यूज़ होते हैं। जब लाइट इन पर फॉल करती है तो ये सोलर सेल के रिएक्शंस होते हैं, और उसके बाद वो हमारे पास सन से आने वाली लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज पोलोलिकोरिक सेल is the correct here. Let's move toward our question number 5. Question number 5 is, which does not need medium. इनमें से किसे मीडियम नहीं चाहिए होता। ऑप्शन नंबर ए है कंडक्शन, बी है कन्वेक्शन, सी है रेडिएशन और डी है इंसुलेशन। जो ये फर्स्ट 3 मेथड है, ये हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ हीट के मेथड हैं कि हीट किस किस मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र कहते हैं हम इन्हें, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र। इन तीनों मोड से हमारे पास जो कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, हमारे पास हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। अब कंडक्शन और कन्वेक्शन जो ये 2 मेथड हैं, इनमें आपको मीडियम रिक्वायर होता है कि इनमें आपको मीडियम रिक्वायर होता है। लेकिन जो सी ऑप्शन है रेडिएशन, इसमें आपको कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है इंसुलेशन, इसके अंदर भी आपको मीडियम रिक्वायर होता है। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज रेडिएशन इज द करेक्ट हियर।
नेक्स्ट मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज यूनिट ऑफ लाइट इज. मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही कहा है और अभी मैं आपको यही कहूँगा कि जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ हैं और डिराइव क्वांटिटीज़ हैं उन सब की आपको यूनिट्स और ऐसा यूनिट लाजमी आनी चाहिए, क्यों ना कि पेपर में कुछ भी आ सकता है और उनमें से कुछ भी कोई भी आ सकती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी हैं. आप लोग ट्राई करें तो आप लोग इन्हें इंशाल्लाह कर भी लेंगे. यूनिट ऑफ लाइट इस हमने बतानी है इन चारों ऑप्शन में से यूनिट ऑफ लाइट कौन सी है. एरिया. एरिया हमारे एरिया यूनिट ऑफ लाइट है. एरिया यूनिट ऑफ लाइट नहीं हो सकती. मीटर लेंथ की यूनिट होती है. साउंड साउंड भी कुछ और चीज़ है. लेकिन कैंडेला कैंडेला हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ लाइट है. और कैंडेला की शॉर्ट फॉर्म है सी डी. सी डी कैंडेला, हम कैंडेला को शॉर्ट फॉर्म में सी डी लिखते हैं. अगर आपके पास पेपर में सी डी आ जाए तो आप लोगों ने ये उस एमसीक्यूज को छोड़ नहीं देना, बल्कि सी डी कैंडेला की शॉर्ट फॉर्म है, उसकी एब्रीवेशन है. इस वजह से हमारे पास ऑप्शन नंबर डी दैट इज कैंडेला इज द करेक्ट हियर. और रिमेनिंग जो 3 ऑप्शंस हैं एरिया, मीटर और साउंड, ये तीनों हमारे पास गलत हैं. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज यूनिट ऑफ अमाउंट. यूनिट ऑफ अमाउंट. अब उन्होंने हमने यहाँ पर बताना है कि यूनिट ऑफ अमाउंट क्या होती है. अमाउंट के क्या कहते हैं, मिकदार को. मिकदार की यूनिट क्या होती है. ए ऑप्शन है मोल, बी मॉलिक्यूल, सी जॉल एंड डी कैंडेला. कैंडेला हमारे पास यूनिट ऑफ लाइट है, मैंने आपको बता दिया है. जाउल हमारे पास एनर्जी की यूनिट है. मॉलिक्यूल्स हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं. लेकिन मोल्स हमारे पास यूनिट ऑफ अमाउंट होते हैं. मोल हमारे पास यूनिट ऑफ अमाउंट होते हैं और इनकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.022 6.022 इंटू 10 पावर 23 इंटू 10 पावर 23. सो यूनिट ऑफ अमाउंट हमारे पास क्या होगी, मोल होगी. और ये किसके इक्वल होती है, 6.022 इंटू 10 पावर 23 के. सो ऑप्शन नंबर 7. सो क्वेश्चन नंबर 7 में जो ऑप्शन नंबर ए है मोल, दैट इज करेक्ट हियर. द रिमेनिंग ऑल ऑप्शन दैट आर मॉलिक्यूल्स, जॉल एंड कैंडेला आर रॉन्ग हियर. proceed towards our question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को किसने सबसे पहली दफ़ा प्रेजेंट किया था. हम ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं. न्यूटन, पास्कल, हुक्स और ग्राहम बेल. हमने पढ़ा है, फिजिक्स के लॉ भी पढ़े हैं. हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी है, न्यूटन के सब लॉ भी हमारे पास. एहसास न्यूटन एक से फिजिक्स से उन साइंटिस्ट से उन्होंने इन सब लॉ को प्रेजेंट किया था. तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज न्यूटन इज द करेक्ट हियर. ऑप्शन नंबर आप डी देखें, पास्कल. पास्कल नहीं, पास्कल ने कुछ और काम किया था. हुक्स ने कभी कुछ और काम था और ग्राहम बेल ने भी हमारे पास उनकी कुछ और इन्वेंशन थी सिवाय न्यूटन के. न्यूटन ने क्या किया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की थी. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और जितने भी आपके पास लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब हमारे पास न्यूटन ने प्रेजेंट किए थे. सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज न्यूटन इज द करेक्ट हियर. नेक्स्ट मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, स्विंग इज एन एग्जांपल ऑफ. स्विंग हमारे पास होता है झूला. झूला किस मोशन की एग्जांपल है. पीरियोडिक मोशन, रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन. पीरियोडिक मोशन क्या होती है, ऐसी मोशन जो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड हो. पीरियोडिक मोशन क्या होती है, ऐसी मोशन जो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड हो. अब आपने झूला देखा होगा, उसका एक पॉइंट फिक्स होता है और वो झूला उसी पॉइंट के थ्रू रोटेट करता है. कभी आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है, लेकिन उसका मोशन का एक पॉइंट फिक्स होता है. और पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन भी यही है कि वो मोशन जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट से होती हो. रैंडम मोशन हमारे पास गैसेस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन आपके पास गैसेस के मॉलिक्यूल्स की होती हैं. कोई मॉलिक्यूल किधर जा रहा होता है, कोई मॉलिक्यूल किधर जा रहा होता है. सर्कुलर मोशन क्या होती है, हमारे पास जो एक सर्कल में होती है. और रोटेशनल मोशन होती है टू एंड फ्रो मोशन. सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज पीरियोडिक मोशन इज द करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है पोटेंशियल एनर्जी पीई इज. हमने बताना है पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है. अब आपको पता हो कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है. काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ एम बी का स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है एम जी एच के. और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से होती है. ये बात आप नोट कर लें कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी भी बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से होती है. काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है. और ये हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, इक्वल एम जी एच.
यहाँ पर आपके पास ये एम एस है, ये वैल्यू और जी वैल्यू ऑफ ग्रेविटी है, जो आपके पास कांस्टेंट है उसे हम 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, और एच आपके पास हाइट होगी, ये आपको दो चीज़ें गिवन होंगी और जी कांस्टेंट होगा। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज एम जी एच इज द करेक्ट हियर। बाकी बी ऑप्शन है एम एच सी एम जी है और सी एम वी है, ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि कि मैंने आपको बता दिया है पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से होती है और वो इक्वल होती है एम जी एच के। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कोल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हमने बताना है कोल किस फॉर्म ऑफ, कोल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोल कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अभी आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जो खुद ब खुद बन जाए, या ऐसी होती है जो रिवर्स भी हो सके। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वो है जो रिवर्स नहीं हो सकते। रिवर्सिबल एनर्जी भी वो होती है जो रिवर्स हो सके। इरिवर्सिबल एनर्जी भी वो होती है जो रिवर्स ना हो सके। अच्छा, अब हमने देखे कोल इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोल कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आपके पास जब कोयला बन जाता है तो जो कोयला है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में किसी सूरत भी नहीं आ सकता। आपके पास एक कोयला है, जब वो बन जाता है तो वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर नहीं आ सकता। लेट्स सपोज आप कोयले को जला दें, आप जब कोयले को जला देते हैं वो राख बन जाती है, और आप कोशिश भी करते रहें तो कोयला दोबारा उस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, ब्लैक फॉर्म के अंदर नहीं आएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की या रिवर्सिबल एनर्जी की क्या होती है। अब आप एक चॉकलेट लें लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ले आप उसे फ्रिज के अंदर रखें तो वो सॉलिड फॉर्म में चली जाएगी, लेकिन आप जैसे उसे फ्रिज से बाहर निकालेंगे वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। इसका मतलब क्या, ये रिन्यूएबल एनर्जी साइकिल है, रिन्यूएबल साइकिल है। लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, लेकिन कोल के केस में ऐसा नहीं होगा। जब आप कोल को लेट्स सपोज आप जला देते हैं तो आपके पास राख बन जाती है। अब आप कोशिश करते भी रहे ना तो वो जो राख है वो दोबारा आप मिला के कोयला नहीं बना सकते। इस वजह से ऑप्शन नंबर ई दैट इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी इज द करेक्ट हेयर। इसमें आपको एक ही बात रिकमेंड करूंगा कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की डेफिनेशन और एटलीस्ट 3 to 4 एग्जांपल तो मस्त आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है बिगेस्ट स्पेसिफिक हीट इज कंटेन्ड एट वाटर बाय। उन्होंने क्या, बिगेस्ट स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, बिगेस्ट स्पेसिफिक हीट इज कंटेन्ड एट वाटर बाय। इनमें से जो फोर्थ ऑप्शन है इनमें से हमने बताना है कि जो बिगेस्ट स्पेसिफिक हीट है इज कंटेन्ड एट वाटर बाय, इनमें से किस पर हमारे पास बिगेस्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कंटेन हो जाती है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए है 4200, आपके पास बी है 4300, सी 44 है और डी नन ऑफ दीज है। इसमें ऑप्शन नंबर जो आपके पास बी है 4200 इज द करेक्ट हेयर। द रिमेनिंग ऑल ऑप्शन दैट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर रॉन्ग हेयर। सो इस एमसीक्यू से आपको एक बात पता चल रही कि आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको कम से कम याद होनी चाहिए। वाटर का स्पेसिफिक टेम्परेचर कितना है, कितने पे वाटर बॉयल होता है, कितने पे फ्रीज होता है, क्या उसकी स्पेसिफिक हीट है, क्या उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ऐसी चीज़ें आपको लाजमी पता होनी चाहिए, क्यों ना कि ये आपकी जनरल नॉलेज पर होता है और ये फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, ये ना चेंज हो सकते हैं, ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा आते हैं, तो अच्छा यही है कि आप लोग इन्हें, अभी तो आपके पास टाइम भी होगा तो आप लोग अभी इन्हें याद कर लें। ये ना हो के बाद में आप लोग उधर एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को कोई इशू हो। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज 4200 इज द करेक्ट हेयर। और एक ये स्पेसिफिक वैल्यू है। ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू। हमें उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है चार्ज का और पोटेंशियल डिफरेंस का वो किसके इक्वल होता है। अब चार्ज हमारे पास क्या होता है क्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है वी। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, वी होता है। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, जब हमारे पास चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास एनर्जी के इक्वल आती है। पावर आपको पता है पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अवर टाइम टेकन, वर्क डन बाय टाइम टेकन। इसका मतलब है ये डॉट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट तो नहीं है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का। इस मतलब है ये आपके पास ऑप्शन रॉन्ग हो गया। एनर्जी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होती है चार्ज की और पोटेंशियल डिफरेंस की। फोर्स आपके पास एम ए के इक्वल होती है, आप सबको ये बात पता है। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है वो प्रोडक्ट है मैक्स और एक्सीलरेशन का, और पोटेंशियल आपके पास वी आपके पास इक्वल टू ई डी के इक्वल होता है। इसमें ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और डी हमारे पास डिस्टेंस है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वो आपके पास एनर्जी के इक्वल होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर करंट। हमने बताना है कि इन चार इंस्ट्रूमेंट में से जो हमें ऑप्शन में गिवन है कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे पास करंट को मेजर करता है। हम अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं एम मीटर। तो आप बात अपने पास नोट कर लें, जो एम मीटर होता है वो करंट को मेजर करता है। ऑप्शन नंबर बी है आउटपुट। आउटपुट कोई मतलब आउटपुट हम मेजर नहीं करते, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। हमसे क्वेश्चन ने पूछा विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर करंट, करंट को हम मीटर से मेजर करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हेयर। ऑप्शन बी भी चले जाते हैं, सी पे भी बैरोमीटर। बैरोमीटर आपके पास प्रेशर मेजर करता है, प्रेशर। और वॉल्ट मीटर आपके पास वोल्टेज मेजर करता है। आपको एमीटर, बैरोमीटर, वॉल्ट मीटर का फंक्शन पता होना चाहिए। एमीटर क्या करता है, एमीटर हमारे पास करंट को मेजर करता है, बैरोमीटर हमारे पास प्रेशर को मेजर करता है, वोल्ट मीटर हमारे पास वोल्टेज को मेजर करता है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर करंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास करंट को मेजर करता है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज मीटर इज द करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 15 है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होती है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर हमारे पास होती है 746 वाट के इक्वल। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, 746 वाट। ये आप लोग, ये कांस्टेंट वैल्यू है, आप लोग इसे याद कर लें कि जो 1 हॉर्स पावर होती है वो इक्वल होती है 746 वाट के। वो जो वाट है वो पावर का यूनिट होता है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज 746 इज द करेक्ट हियर। बाकी जो बी सी और डी हैं, बी में 276 है, सी में 467 है, डी में 678 है। ये तीनों हमारे पास रॉन्ग है, क्यों ना कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। और हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होती है, 1 हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हियर। क्वेश्चन नेक्स्ट मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू, फ्रीक्वेंसी किसके रेसिप्रोकल होती है। आप लोग ये बात नोट करें, फ्रीक्वेंसी होती है f इज इक्वल टू 1/t, f इज इक्वल टू 1/t और t इज इक्वल टू 1/f। अभी हमसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू, फ्रीक्वेंसी किसके रेसिप्रोकल है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल है। और टाइम पीरियड किसके रेसिप्रोकल है, टाइम पीरियड हमारे पास फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल है। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, f इज इक्वल टू 1/t और टाइम पीरियड किसके रेसिप्रोकल है, t इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी किसके रेसिप्रोकल है, हमने देख लिया फ्रीक्वेंसी टाइम के रेसिप्रोकल है। सो हम ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हीट, ये तो गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी टेम्परेचर भी गलत है। सी एम्पलीट्यूड, ये भी गलत है। और डी हमारे पास टाइम पीरियड है, ये हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 17, लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, हमसे पूछा गया है कि डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम का कितने टेम्परेचर पर होती है। ऑप्शन नंबर ए है 4 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 0 डिग्री और ऑप्शन नंबर सी है एब्सोल्यूट 0। तो ये आप सब नोट कर लें कि डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखें, मैंने आपको पिछले पिछले एक क्वेश्चन में जब स्पेसिफिक हीट वाला कंसेप्ट आया था तो मैंने आपको कहा था ये आपको पता होगा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी है, और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है। अब डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू कम से कम आपको याद होनी चाहिए। सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बाकी द रिमेनिंग 3 ऑप्शन दैट इज 100 डिग्री, 0 डिग्री और एब्सोल्यूट 0, ये तीनों हमारे पास रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 18 है क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, सी सा इज काइंड ऑफ लीवर, सी सा लीवर की किस काइंड से बिलोंग करता है। सो आप लोग ये बात नोट करें, सी सा हमारे पास फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर किसके इक्वल होते हैं। ये बात आप अपने पास नोट कर लें, मैं आपको एटॉमिक नंबर के भी, मैथ नंबर की भी डेफिनेशन बता देता हूँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। आप नोट करें, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर एंड द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन,
present in the nucleus of an atom is called its mass number. मैं अपनी बात को एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ. मैंने ये कहा है कि the number of proton in a nucleus is called atomic number, and the sum of proton and neutron present in the and the sum of proton and neutron present in the nucleus of an atom is known as its mass number. और आप ये बात भी याद रखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के. ये मैंने 3 आपको बेसिक डेफिनेशन बताई हैं. ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप लोग इन्हें अपने पास नोट कर लें. क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे ये पूछा गया कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कहलाते हैं. सो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है. द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर. अब ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं. ऑप्शन नंबर ए है आइसोटोप. आइसोटोप इसके मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई भी है. आइसोटोप ये नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर बी है मैस, ये भी नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर सी है एटॉमिक मैस नंबर, ये भी हमारे पास रॉन्ग है. और ऑप्शन नंबर डी एटॉमिक नंबर है, ये हमारे पास इसकी करेक्ट डेफिनेशन है. ये करेक्ट ऑप्शन है, क्यों ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियर के एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन यही है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर. द रिमेनिंग ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग. Let's proceed toward our question number 20. Question number 20 is in SI system unit of power is. उन्होंने हमारे पास क्या है इन SI सिस्टम. SI क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल. सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट ऑफ पावर इज. यूनिट ऑफ पावर हमारे पास क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास यूनिट हमने ये बताना है कि जो यूनिट ऑफ पावर है वो किसके इक्वल होती है. ऑप्शन नंबर ए हमारे पास जाउल. ऑप्शन नंबर बी है वॉट. ऑप्शन नंबर सी है एम्पेयर. ऑप्शन नंबर डी है वोल्ट. सो यूनिट ऑफ पावर हमारे पास वॉट होती है. जाउल है जो हमारे पास जाउल है. ऑप्शन नंबर ए ये हमारे पास वर्क की यूनिट है. वर्क यूनिट हमारे पास जाउल है. पावर की यूनिट हमारे पास वॉट है. करंट की यूनिट हमारे पास एम्पेयर है. और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करते हैं वोल्ट के अंदर. ये मैंने आप सबको बता दिया कि जो 4 की 4 यूनिट्स हैं, ये 4 की 4 हमारे पास यूनिट्स गिवन है. जो जाउल है ये किसकी यूनिट है? वर्क की यूनिट है. जो वाट है ये हमारे पास पावर की है. एम्पेयर हमारे पास करंट की होती है. और जो हमारे पास ये वोल्ट है ये हमारे पास वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम डी या पी डॉट डी लिखते हैं, इस यूनिट होती है. तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ पावर इज. यूनिट ऑफ पावर किसकी इक्वल होती है? यूनिट ऑफ पावर हमने देख भी लिया है कि यूनिट ऑफ पावर हमारे पास वाट की इक्वल होती है. सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज वाट इज द करेक्ट हियर. द रिमेनिंग ऑल ऑप्शन दैट इज चावल एम्पेयर एंड वोल्ट आर रॉन्ग हियर. Next proceed toward our question number 21. Question number 21 is what is the power rating of a lamp connected to a 12-volt source when it carries 2.5 ampere. अब मुझे इस क्वेश्चन में से 3 बातें पता चली हैं. सब सबसे पहले आपने ये करना है कि जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल गिवन आ जाए तो आपने उस न्यूमेरिकल को एक दफ़ा पढ़ना है और आपने एक दफ़ा पढ़ के ये जज कर लेना है कि इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है और क्या क्या हमें गिवन है. अब इस न्यूमेरिकल में मुझसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द पावर. पावर क्या होगी? मीन्स मुझे पी बताना है. और मुझे गिवन क्या है? क्या मुझे गिवन दो चीज़, मुझे गिवन सिर्फ 2 थिंग्स हैं. एक हमारे पास वोल्टेज है जो हमारे पास 12 वोल्ट के इक्वल है. और एक हमारे पास करंट है आई, वो हमारे पास इसके इक्वल है 2.5 एम्पेयर के. अब आप लोगों ने 9th के अंदर 10th के अंदर ये फार्मूला पढ़ा होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी को याद नहीं है तो वो अपने पास नोट कर ले. पावर होता है P इज़ इक्वल टू वी आई के. पावर इज इक्वल टू V इंटू आई. अब वोल्टेज हमारे पास यहाँ पर कितनी गिवन है? वोल्टेज हमारे पास 12 वोल्ट गिवन है. और हमारे पास करंट आई कितना है? 2.5 है. जब हम 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 30 वोल्ट के, 30 वाट के. सो हम अपने ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं. ऑप्शन ए हमारे पास 4.8 वाट है, रॉन्ग ऑप्शन है. हमने सारा सॉल्व करके भी देख लिया. ऑप्शन तो 30 वाट, जिस ऑप्शन में 30 वाट होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. 4.8 वाट ये रॉन्ग ऑप्शन है. 4.5 वाट ये भी रॉन्ग है. 30 वाट ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है. और डी 60 वाट है, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है. सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज 30 वाट इज द करेक्ट हियर. द रिमेनिंग ऑल ऑप्शन दैट आर 4.8 वाट, 4.5 वाट एंड 60 वाट आर रॉन्ग हियर.
Next, move toward our question number 22. Question number 22 है pinhole camera was invented by. पिन होल कैमरा को किसने इन्वेंट किया था? ए ऑप्शन है न्यूटन। न्यूटन का ये काम नहीं था। न्यूटन ने हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को और अपने फर्स्ट लॉ ऑफ सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को प्रेजेंट किया था। आइंस्टाइन का भी ये काम नहीं था। बैरूनी का भी ये काम नहीं था। लेकिन अबू हाइथम जो ऑप्शन नंबर डी है, इन्होंने पिन होल कैमरा इन्वेंट किया था। सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज पिन होल कैम द ऑप्शन नंबर डी दैट इज अबू हाइथम इज द करेक्ट हेयर। द रिमेनिंग ऑल ऑप्शन दैट इज न्यूटन, आइंस्टाइन और बैरूनी आर रॉन्ग हेयर। नेक्स्ट प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आर्म इज डैश काइंड ऑफ लीवर। आर्म किस काइंड ऑफ लीवर से बिलोंग करती है? ऑप्शन नंबर ए है सेकंड, ऑप्शन नंबर बी है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी है थर्ड और ऑप्शन नंबर डी है नन। ये बात आप लोग अपने पास नोट कर लें कि ये जो आर्म है ये हमारे पास बिलोंग करती है फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर से। आर्म हमारे पास फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर से बिलोंग करती है। और ये मैं आपको यहाँ पर यही रिकमेंड करूँगा कि आपके पास जो काइंड ऑफ लीवर हैं, जो काइंड ऑफ लीवर हैं वो आप काइंड ऑफ लीवर हैं वो आपको एटलीस्ट आनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट हेयर। रिमेनिंग ऑप्शन है हमारे पास ए ऑप्शन है सेकंड, सी है थर्ड और डी नन है, ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है इन कैपेसिटर थीटा इज। कैपेसिटर के अंदर थीटा किसके इक्वल होता है? अब कैपेसिटर के अंदर आप देखें क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। सी इंटू वी। अब कैपेसिटर में आपसे पूछा है थीटा, थीटा किसके इक्वल होता है? जब आप लोगों ने जब आप कैपेसिटर का टॉपिक आपने पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया होगा और आपने देखा होगा कि जो आपके पास थीटा होता है वो हमारे पास इक्वल होता है थीटा इज इक्वल टू सी डॉट वी। सो यहाँ से आप लोग ये बात याद रख लें, जो कैपेसिटर में थीटा होता है वो इक्वल होता है सी वी के। ऑप्शन नंबर हम बी की तरफ मूव करते हैं, बी एम जी। एम जी नहीं हो सकता, वेट एम जी के इक्वल होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होता है। ऑप्शन नंबर बी वाल रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी है एम जी एच। एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच होता है। और जो कूलम है, कूलम हमारे पास चार्ज की यूनिट है, चार्ज हमारे पास कूलम में होता है। सो यहाँ से हमने एक बात गेस की है, कैपेसिटर में जो हमारे पास थीटा होता है वो इक्वल होता है सी वी के। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज सी वी इज द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट प्रोसीड टुवर्ड अवर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इज यूनिट ऑफ चार्ज। अब देखें, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 24 का जो लास्ट ऑप्शन है उसमें कूलम था और मैंने क्या कहा था कि कूलम किस यूनिट है, चार्ज की यूनिट है। सो आप अब देख लें, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास कूलम है, ये हमारे पास चार्ज की यूनिट है, ये हमारे पास बिल्कुल सही है। जूल हमारे पास पर टन की यूनिट है, एम्पेयर हमारे पास करंट की यूनिट है, वोल्ट हमारे पास वोल्टेज डिफरेंस या वोल्टेज की यूनिट है। सो हमारे पास ए ऑप्शन दैट इज कूलम इज द करेक्ट हेयर। एंड इन द लास्ट मैं आपको ये कहूँगा कि जो चार्ज है, फोर्स है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, पावर, डेंसिटी, जो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं इनकी डेफिनेशन आपको, इनकी डेफिनेशन और इनकी एस आई यूनिट आपको कम से कम लाजमी आनी चाहिए। क्यों ना कि अगर आपको ये यूनिट नहीं आएंगी तो आप उधर पेपर के अंदर बैठ के सोचते रहेंगे और अपना टाइम आप वेस्ट कर देंगे। इसलिए आप इनकी जैसे चार्ज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगी, वोल्टेज होगी, ये यूनिट आप अभी से याद कर लें ताकि आपको पेपर में कोई इशू ना हो। और जैसे मैंने कहा था, जो पिछले क्वेश्चन मैंने कहा था आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, ये आपको अपनी फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। Dear students and viewers, this was all about the physics test of test number 1. The video which has been specially made for the all candidates who have applied for induction in Pakistan Air Force as an airman in aero trades like PFNDI, physical fitness and drill instructor, mechanical transport driver, and then there is provost NCOs and then ground competitors. But as far as this physics is concerned, this subject is only applicable to the sportsmen, airwomen, all aero trades, PFNDI. As far as the MTD, provost, GCs are concerned, so this physics is not related to them. And I would also request to the all viewers of this channel, Shine Leaders Academy, to kindly subscribe our channel for
fresh videos and all the updates which will be available to you if you click on the bell icons. Thank you very much. Once again, the faculty of Shaheen Leaders Academy is putting its best efforts to provide you a quality education and free education at your doorsteps by using these modern audio visuals in the form of YouTube channel. So here we have explained all the things in detail, and the faculty of Shaheen Leaders Academy is giving you the knowledge round the clock available on this website, as well as we have our own website, and all the tests also has been also uploaded over there. And those students who have some connectivity problems or their downloading problems, they can use the website of Shaheen Leaders Academy, www.shaheenleaderacademy.com, and you can visit over there and you can have the regular practice, online practice on the pattern of the Pakistan Air Force, Pakistan Navy and Army. Uh, Such practice is also available on our website, where the timer is also available and you can evaluate yourself in the very befitting manners. So, secondly, we have made this channel especially for those students who cannot afford the lodging and some fees of the academies. But as far as this channel is concerned, it's giving you the more information while staying at home. So if you feel good, then you should subscribe our channel, and it would be our all request to the fresh and new viewers on our channel to subscribe it. And thank you very much. With these words, I will take the permission on the behalf of the faculty that Pakistan Defence Forces live long, Pakistan Zindabad, Pak Forces Paindabad. Thank you very much, and Allah Hafiz. See you and meet you again in the next video.